गुड मॉर्निंग। क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर गुलाब सी हैं। तो ये जो है हमारा चैप्टर 14 गुलाब सी हैं, जिसके स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट होते हैं वो पढ़ लेते हैं हम। आज हम स्वतंत्र आबो हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, परतंत्र थे। परतंत्र यानी पहले हम क्या थे? गुलाम थे। तो आप जो है ये वर्ड मीनिंग लिखते जाएं। स्वतंत्र यानी तो आप सब समझते ही हैं, आजाद। और परतंत्र का मतलब आप लिख लीजिए, परतंत्र यानी गुलाम। जो भी वर्ड मीनिंग आएंगे वो हम लिखते जाएंगे, कठिन शब्दों को। आज हम स्वतंत्र आबोहवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हम परतंत्र थे यानी कि हम गुलाम थे, और हमारे ऊपर तमाम तरह की बंदिशें थी। हम आज़ादी के लिए अहर्निश संघर्ष कर रहे थे, बर्बर शासकों की लाठियां, गालियां और गोलियां खा रहे थे। बर्बर यानी निर्दयी, जो निर्दयी शासक थे, उनकी हम लाठियां और उनकी गालियां और उनकी गोलियां खा रहे थे। इस संघर्ष में प्रत्येक शहीद हमारे अंदर आज़ादी की ललक जगाता गया, और एक दिन हम सोकर उठे तो पूर्व दिशा में उगा सूरज हमें स्वतंत्रता का संदेश दे गया। यानी कि ये जो पूरा चैप्टर है वो गुलाब सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी है, और उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है कि पहले हम स्वतंत्र नहीं थे, पहले हम परतंत्र थे, और जो निर्दयी जो शासक थे हमारे, वो हमें घर किसी को गालियाँ देते, गोलियाँ मतलब मार देते किसी को भी, और लाठियाँ चलाने लग जाते। और इसी संघर्ष के रहते हमारे अंदर आज़ादी की एक ललक जगती गई, और एक दिन ऐसा आया कि हम सोकर उठे तो पूर्व दिशा में जो उगा सूरज हमें स्वतंत्रता का संदेश दे गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इसका चर्चा करें। हमें अनेक प्रकार की कुर्बानियों के बाद आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद हमने ऐसे अभिनव भारत का सपना संजोया जहां चारों ओर संपन्नता और खुशहाली हो। हमें अनेक प्रकार की कुर्बानियों के बाद, यानी कि स्वतंत्रता के लिए हमें अनेक कुर्बानियां देनी पड़ी, और अनेक कुर्बानियां देने के बाद हमें आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद हमने एक ऐसे अभिनव भारत का सपना संजोया और जहां चारों ओर संपन्नता व खुशहाली हो। परंतु अब हम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए हैं। अब तक हम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए हैं। चर्चा करें कि हमारी क्या कमियां हैं और हम इन कमियों को कैसे दूर करें। जीवन मूल्य यानी कि ये जो पाठ है आपको क्या शिक्षा देता है? निजी स्वार्थ को भूलकर देश हित में कार्य करने का पाठ पढ़ाता है। अन्याय व अत्याचार न सहने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाने के लिए हमें ये पाठ प्रेरित करता है। अब है हमारा चैप्टर जो कि स्टार्ट हो रहा है। दिन और तारीख की जरूरत नहीं, जब तक अमर अनंत की कहानी कहने चले हैं तब तक दिन और एक ही तारीख पकड़कर क्यों चले। दिन और तारीख की हमें ज़रूरत नहीं कि ये घटना किस दिन की है और किस तारीख की है। जब तक हम अमर अनंत की कहानी कहने चले हैं, और अमर अनंत, अमर यानी जो मरता नहीं, अनंत यानी जिसका कोई भी अंत नहीं होता है। तो अमर अनंत की कहानी कहने चले हैं तब तक एक दिन और एक ही तारीख पकड़कर क्यों चले, क्योंकि हम ऐसी कहानी कह रहे हैं जो कभी मरने वाली नहीं है, जिसका कभी कोई अंत नहीं होता है। तो हम उस एक ही दिन और एक ही तारीख को पकड़कर क्यों चले। उसके घर में पिता था, माँ थी, बहन थी, वह पूरे घर का दुलारा था। दुलारा यानी लाडला था। एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा, माँ ने उसका खाना बिल्कुल ही रोक दिया। यानी एक दिन की बात है कि जब वह बीमार पड़ा, वह कौन? गुलाब सिंह है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे पाठ का टाइटल है गुलाब सिंह है। एक दिन वह बीमार पड़ा तो माँ ने उसका खाना बिल्कुल ही रोक दिया।
पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से न सहा गया। यानी कि एक दिन जब वह बीमार पड़ गया तो माँ ने उसका खाना बिल्कुल ही रोक दिया, लेकिन जो उसकी छोटी बहन थी वो बार बार खाना मांग रहा था तो उससे वह चीज़ सहन नहीं हुई। वह चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और भैया को खिलाने चली। जो छोटी बहन थी, भाई बार बार खाना मांग रहा था तो उससे सहन नहीं हुआ छोटी बहन से, और उसको दया आ गई और वह माँ से चुपके से वो गुड़ और चने चुरा के लेके आ गई। वह चुपके से गुड़ चने चुरा लाई, भैया को खिलाने लगी। यह बात और है कि उसके बाद भैया को बुखार चढ़ा, इसके लिए यह माँ बाप का गुस्सा सहने को तैयार थी। यानी कि माँ खाना क्यों नहीं दे रही थी, क्योंकि खाने से उसे और तेज बुखार हो सकता था। यानी कि फ्रूट्स वगैरह मतलब खा रहा होगा वो, तो वो बार बार क्या है खाना मांग रहा था गुलाब सिंह है, तो बहन से ये चीज़ देखी नहीं गई और वो क्या उसके लिए गुड़ और चने चुरा लाई, और उसके लिए उसके भाई को और ज़्यादा बुखार हो गई। तो उसके बाद वह अपने माँ बाप की डांट सुनने के लिए भी और सहने के लिए भी तैयार थी। इतना प्यार था उसका उसके भाई के प्रति। पर भाई ने भी वह गुड़ चने की बात किसी और को न बताई, लेकिन भाई भी ऐसा था कि उस गुड़ चने को की जो बात थी वो किसी को भी नहीं बताई। और बहन बताती ही क्यों, और बहन को तो बताना ही नहीं था क्योंकि वही लेके आई है, क्योंकि भाई मांग रहा था। खैर, किसी तरह रोग बढ़ते बढ़ते खत्म हो गया। यानी कि किसी तरह रोग, जो बुखार ज़्यादा हो गया था, रोग यानी बीमारी बढ़ते बढ़ते खत्म हो गई, रोक गया, और बहन की प्रेम की वह बात सदा के लिए भाई के मन पर छप गई। यानी बीमारी तो चली गई, लेकिन जो बहन का जो प्यार था, वो बात थी कि वो किस तरह से चुपके से गुड़ और चने लाई, वो उसके भाई के मन में सदा के लिए छप गई। ऐसी एक नहीं अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छपी थी। यानी ऐसी एक ही नहीं, बहुत सारी बातें हैं जो बहन की है, माँ की, पिता की, जो उसके मन पर छपी हुई थी, उसके मन पर गहरा असर किया था उसने, उन बातों ने। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आंखों के आंसू और मन के रंग उसके अंतस पर छपे दीवारों को, तस्वीरों को न धो सके, न धुंधला सके। यानी कि वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, यानी कि जो माँ से, पिता से, बहन से, वह उनसे कभी लड़ता झगड़ता भी, बहुत मतलब उनके बीच में लड़ाई झगड़े भी होते, लेकिन आंखों से आंसू और मन के रंग, जो आंखों से जो आंसू थे उसके और मन के जो रंग थे उसके अंतस पर छपे, अंतस यानी उसका आत्मा, हृदय, हृदय पर छपी, अंतस पर छपी तस्वीरों को न धो सके। यानी कि उसके हृदय पर जो उन बातों ने या उन जो चीज़ों ने कि वो लोग मेरे लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो जो चीज़ें उसके हृदय पर घर कर गई थी, हृदय के अंदर बैठ गई थी, वो उन चीज़ों को धुंधला नहीं कर सका। यानी कि उन चीज़ों को वो नहीं भूल सका। हम लिख ही लेते हैं, वैसे तो आपकी बुक के नीचे दिया गया है, मगर हम लिख लेते हैं अंतस यानी हृदय। एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए मनों ने भी नई जान आ गई। यानी एक दिन ऐसी हवा चली, एक दिन ऐसा माहौल हुआ कि जो हृदय मुरझाए हुए मन थे, निराश मन थे, उनमें भी नई जान आ गई। एक हवा ऐसी होती है जो मुरझाए हुए पौधों में ताजगी ला देती है। एक हवा, हवा से यहाँ मतलब है कि एक मौसम, एक मौसम एक ऐसा आता है जो मुरझाए हुए जो पौधे होते हैं वो भी ताज़ा हो जाते हैं। तो इस तरह एक दिन ऐसा आया कि जो मुरझाए हुए मन थे, निराश हताश मन थे, उनमें भी ताजगी आ गई। और एक हवा ऐसी होती है जो मुर्दा मन मनुष्यों में भी नई उमंग भर देती है। यानी कि एक हवा ऐसी होती है जो मुर्दा मन होते हैं, मरे हुए मन होते हैं, वही मरे हुए मन का मतलब हताश और निराश मन,
वो होते हैं मनुष्य में भी नई उमंग, यानी कि एक नया जोश, एक नई उमंग भर देते हैं। वह उमंगों वाली हवा थी, बड़ा भारी जुलूस निकला, कौमी झंडे का जुलूस था वह उमंगों वाली हवा थी, बड़ा भारी जुलूस निकला, यानी कि एक बड़ा ही भारी जुलूस निकला, कौमी झंडे का जुलूस था। कौमी यानी राष्ट्रीय, राष्ट्रीय झंडे का जुलूस था। पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले और झंडा ना निकले। शहर में आतंक छा गया, बड़ा जालिम था वह बादशाह। यानी कि पता ही है आपको कि पहले का जो देश है वो परतंत्र था, गुलाम था। तो जो दूसरे शासक है हमारे, वो चाहते थे कि भारत में यहाँ पे जो उनके भारत का जो झंडा है वो ना फहराया जाए, तो इसीलिए उनका हुक्म था कि वहाँ झंडा नहीं फहराना चाहिए। सबसे पहले आप इसका मीनिंग लिखिए, कौमी यानी राष्ट्रीय, कौमी यानी राष्ट्रीय। यानी जो उमंग वाली हवा थी वो क्या था, झंडे वाला दिन था, जब झंडा फहराया जाना चाहिए, जब भारतीयों में एक उमंग की लहर होती है कि जुलूस निकलेगा और जुलूस में जाना है। तो पर बादशाह का हुक्म था, पर जो वहाँ का जो शासक था, बादशाह था, उसका हुक्म था, यानी आदेश था कि जुलूस नहीं निकले और झंडा नहीं निकले। शहर में आतंक छा गया, बड़ा जालिम था वह बादशाह, और पूरे शहर में एक आतंक का माहौल छा गया। बड़ा ही जालिम था, यानी बड़ा ही अत्याचारी बादशाह था वह। बड़ा आया बादशाह, क्यों न निकले जुलूस, क्यों न निकले झंडा। भाई से बहन ने कहा, यानी भाई से बहन ने कहा, बहन ने कहा कि बड़ा आया बादशाह, क्यों नहीं निकलेगा जुलूस और क्यों नहीं निकले झंडा। तो बहन क्या कहती हैं, उसने सुन लिया। बहन फिर बोली, कौन है यह बादशाह। भैया ने कहा, होगा कोई। बहन ने फिर पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा। यानी भाई ने बहन से जब कहा कि बड़ा आया बादशाह, क्यों जुलूस नहीं निकलेगा और क्यों झंडा नहीं निकलेगा, तो बहन कहती है उसने सुन लिया। बहन फिर बोली, कौन है यह बादशाह। वो चुप रहा। फिर बहन वापस बोली कि क्यों है, कौन है यह बादशाह जो जुलूस नहीं निकलने दे रहा है। तो भैया ने कहा, होगा कोई। बहन ने फिर पूछा, क्यों न निकले जुलूस, क्यों न निकले झंडा। भाई कटुता के स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है। उत्तर था तो जुलूस निकले, झंडा निकले, यह उत्तर था या निश्चय। यानी भाई ने कटुता भरे स्वर में कहा, यानी कि कड़वे स्वर में कहा भाई ने कि हमारा देश बादशाह का गुलाम है। उत्तर था तो जुलूस निकले, झंडा निकले, यह उत्तर था या निश्चय, यह पता नहीं। झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडे का कपड़ा बनाया। भाई ने अपने खेलने के डंडे से उसे बांधा। रंग भी लाल पीले चढ़ गए। अब भाई झंडा लेकर चला। अरे भाई कहाँ जाते हो, हम भी साथ चलेंगे, बहन का आग्रह था। यानी कि बहन ने अपने पुराने ओढ़ने से झंडा तैयार किया और भाई ने अपने खेलने के डंडे से उसे बांधा और रंग भी लाल पीले चढ़ गए। अब भाई झंडा लेकर चला। तो बहन ने कहा कि अरे भाई कहाँ जाते हो, हम भी साथ चलेंगे। पर बहन बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। वो बोली, नहीं भैया। तो फिर भाई बोला कि नहीं भाई, जुलूस कौन बनावेगा, तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे। यानी कि फिर बहन ने कहा कि जुलूस कौन बनाएगा, तुम झंडा उठा के आगे चलना और मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी। नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमको होली का तिलक और अक्षर देकर विदा करो, जैसे कोई राजकुमारी राजकुमार भाई को विदा
करती हैं। यानी उसने बोला कि नहीं, तुम जुलूस मत बनाना और तुम एक काम करना कि मुझे होली का तिलक और अक्षत देकर विदा करो, जैसे कोई राजकुमारी अपने भाई को विदा करती हैं। वो जब भी वो युद्ध करने जाता है, जब भी वो बाहर लड़ाई लड़ने जाता है, तो एक भाई अपनी बहन को तिलक और अक्षत लगाकर विदा करती हैं। तो गुलाब सिंह ने कहा अपनी बहन को उसी तरह कि मुझे तुम जुलूस में मेरे साथ मत आओ और तुम मुझे केवल अक्षत और टीका लगाकर मुझे विदा करो। तो फिर बहन ने कहा राजकुमारी, भाई ने कहा हाँ राजकुमारी। बहन ने खुशी की किलकार के साथ ताली दी और दौड़कर वह थाली में थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई, एक दिया भी जलाकर रख लाई। भाई को आरती उतारनी थी। बहन को आरती उतारना बहुत भाता था। मुंह के आसपास घूमती हुई थाली के दियों की लोए चांद सूरज सा प्रभामंडल बना देती। यानी बहन ने खुशी किलकार दी। जैसे ही उसने राजकुमारी को बोला कि भाई तुम मुझे राजकुमार भाई की तरह विदा करो, राजकुमारी बहन की तरह, तो उसने उसमें खुशी की एक किलकार आई कि चलो अच्छा है मैं करती हूँ। और दौड़कर एक थाली में रोली, थोड़े से चावल, एक दिया भी जलाकर लेके आ गई। भाई की आरती उतारनी थी, क्योंकि भाई की आरती जो उतारनी थी और बहन को आरती उतारना बहुत ही भाता था, यानी कि बहुत ही अच्छा लगता था। मुंह के आसपास घूमती हुई थाली के दियों को लोए चांद सूरज सा प्रभामंडल बना देती हैं। यानी कि मुंह के जो आसपास जो आरती की थाली घूमती है वो चांद सूरज सा प्रभामंडल बना देती हैं। प्रभामंडल यानी देवताओं, महात्माओं आदि के मुख के चारों तरफ का तेज होता है, वो प्रभामंडल कहलाता है। देवता के मुंह के आसपास उसने चित्रों में प्रभामंडल देखा था। चित्रों में आपको पता होगा पीछे की तरफ एक गोल गोल चक्र सा चलता रहता है, एक गोल गोल उजाला सा रहता है, वो प्रभामंडल होता है। तो देवताओं के मुंह के आसपास उसने चित्रों में प्रभामंडल देखा था। वैसा ही गोल गोल उजाले का घेरा वह अपने भाई के मुंह के आसपास चमकता हुआ देखना चाहती थी। बहन ने मुस्कुराते हुए पर गंभीरता से भाई के माथे पर रोली का तिलक लगाया। बहन ने मुस्कुराते हुए लेकिन बड़ी ही गंभीरता से उसने भाई के माथे पर रोली का तिलक लगाया, चावल बिखराए, आरती की और बीड़ा पान का खाने को दिया। यानी कि एक पान का बीड़ा खाने को दिया और उसकी आरती उतारी, चावल बिखराए और तिलक लगाया। पगली ने सुन रखा था कि राजकुमारियां वीर की विदाई पर पान का बीड़ा भी देती हैं। अब जब उस भाई ने राजकुमारी बोल ही दिया था कि तुम राजकुमारी हो और तुम मुझे राजकुमार भाइयों की तरह विदा करो, तो फिर उसने ये सुन रखा था कि जब भी भाई बाहर जाते हैं तो वो पान का बीड़ा भी खिलाते हैं। तो वो पान का बीड़ा भी उठाकर ले आई और आरती उतारने के बाद उसने पान का बीड़ा भी अपने भाई को खिलाया। भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरे और बलैयां ली। यानी उसकी जो सारी बलाएं थी, बलैयां यानी बलाएं, सारी मुसीबतें अपने सर ली। भाई के सिर पर हाथ रखा और अब वह झंडा लेकर आगे चला। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। कहानियों की राजकुमारियां इसी तरह विदा करती थी और देखती खड़ी रह जाती थी। यानी कहानी की जो राजकुमारियां हैं वो इसी तरह अपने भाई को विदा करती थी और जब तक वो अपनी आंखों से ओझल नहीं हो जाता वह उसको देखती रहती थी। तो उसी तरह उस बहन ने भी जब तक भाई उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया वह दरवाजे पर खड़ी खड़ी उसको देखती रही। दूर तक भाई के लहराते हुए झंडे को जाते हुए देखती रही। वह बहुत दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वह नहीं रुका और बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। माइक किसका अनम्यूट है? माइक म्यूट रखो अपना। दूर तक भाई के लहराते हुए झंडे
को जाते हुए देखती रही। बहुत दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका, यानी कि बादशाह का हुक्म था कि झंडा नहीं निकले, तो सिपाहियों ने क्या किया, उसको रोका कि भाई तुम झंडा क्यों निकाल रहे हो। वह नहीं रुका और नहीं रुका। बादशाह के सिपाहियों ने उसको क्या किया, गोली चला दी। वह गिरा, झंडा उसके हाथ में था, यानी कि वह जैसे ही गोली चलाई और वह गिर गया, लेकिन झंडा फिर भी उसके हाथ में था। जो थोड़ा सा चैप्टर हमारा और बचा है वो हम नेक्स्ट कल की मीटिंग में उसको पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर भी हम उसी वक्त देखेंगे। आप जो चैप्टर आप पढ़ाया है, आप उस चैप्टर को वापस रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे और उस चैप्टर में से मैं कल आपको क्वेश्चन आंसर मतलब पूछूंगी, आप उसका रिप्लाई देंगे और अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ के आएंगे वापस।